हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ लिया था क्या, टेम्परेचर कोफिशिएंट। उसमें हमने देखा था बोल्ट्जमैन मैक्सवेल का ग्राफ, है ना, एनर्जी वाला। तो लास्ट क्लास हमने देख लिया था टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाने से क्या होता है, रेट कांस्टेंट डबल हो जाता है, जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है ना। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, जो एक्टिवेशन एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ हमने लास्ट क्लास पढ़ा था, उसी के आगे हम लोग देख रहे हैं, उसी का एक पॉइंट मेंशन करते हुए इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आप पीछे को रिकॉल कर पाओ। ठीक है, तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो हमने देखा, e टू द पावर ऑफ माइनस ई ए बाई आर टी, जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन ई ए। तो होता क्या है, जनरली जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाती है ना, एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल। ओके, तो बस उसी पॉइंट को यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। यानी वैसे मॉलिक्यूल बढ़ जाते हैं जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ग्रेटर देन ई हो जाती है। ओके, या इक्वल टू ई। तो जनरली इट हैव सीन दैट फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, 10 degree rise in temperature, the fraction of molecules with the fraction of molecules with energy greater than EA gets double। यानी कि वैसे मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी ग्रेटर देन ये होती है उसका नंबर बढ़ जाता है ज़्यादा, यानी वो एक्टिवली अब पार्टिसिपेट करते हैं कि इसमें इफेक्टिव कोलिजन में, और इसलिए क्या होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन जो होता है वो भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ओके, ऑल्सो गेट्स डबल। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं वेरिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विथ टेम्परेचर। ओके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट with टेम्परेचर। ओके, तो अगर जो हम लोग मान लें कोई रिएक्शन ए टू बी है ना, तो इक्विलिब्रियम कैसे लिखते हैं हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी 11th क्लास में। ए फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड, है ना, के और बी, के बी। ठीक है, तो के एफ इक्वल टू ऑलरेडी हमने पढ़ लिया ए एफ इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस ई ए बाई आर टी। ओके, और बैकवर्ड के लिए लिखेंगे तो ए बी ई टू द पावर ऑफ माइनस ए बाई आर टी, है ना। ए एफ और ए बी क्यों लिखा है, क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए आर्हेनियस कांस्टेंट जो है वो क्या होगा, अलग अलग, है ना। पढ़ा था हमने, अलग अलग रिएक्शन के लिए ए की वैल्यू अलग अलग होती है। तो के इक्विलिब्रियम क्या होता है, के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड, यानी ए एफ अपॉन ए बी लिख सकते हैं, है ना। और ई टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ ई ए बाई आर टी अपॉन ई टू द पावर ऑफ माइनस ई ए बाई आर टी। अच्छा, ई ए सेम हो गया दोनों के लिए, फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए अलग होना चाहिए, तो इसको फॉरवर्ड को एफ और बैकवर्ड को बी लिख दो यहाँ पे। तो ये बन जाएगा यहाँ पे ई टू द पावर ऑफ माइनस ई एफ फॉरवर्ड के लिए और आर टी, और ये ई ए बी बैकवर्ड के लिए अपॉन आर टी। ओके, तो ए एफ अपॉन ए बी को हम लिख लेते रहे ए, है ना, ए कॉन्स्टेंट कोई इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के लिए, और ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ ई टू द पावर ऑफ ई एफ माइनस ए बी अपॉन आर टी हो जाएगा, है ना। सेम बेस पे पावर है, तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था, याद है, ई एफ माइनस और ए बी क्या होता है, डेल्टा एच इंथैल्पी। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, के इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू ए ई टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ डेल्टा एच अपॉन आर टी, है ना। तो देखो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आ गई हमें, आ रही है क्या, ए इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी। को यहाँ पे दो टाइप के रिएक्शन हो सकते हैं, एक तो एक्जोथर्मिक और दूसरा एंडोथर्मिक। तो सबसे पहले हम लोग एक्जोथर्मिक ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर जो एक्जोथर्मिक रिएक्शन हुआ तो डेल्टा एच क्या होता है, निगेटिव होता है ना। तो अगर जो ई टू द पावर ऑफ माइनस है और डेल्टा एच भी क्या हो गया, निगेटिव, तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव। ओके, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, अब ई टू द पावर की वैल्यू कम होगी, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होगा, घटेगा, है ना, क्योंकि टेम्परेचर क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है।
तो के इक्विलिब्रियम डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, है ना, पहले भी हमने देखा था ये। इंडोथर्मिक के लिए हम लोग देखें तो ऑब्वियस है यहाँ पे इंडोथर्मिक के लिए क्या होगा, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, है ना, और डेल्टा एच पॉजिटिव है तो ई टू दी पावर जो है माइनस, और माइनस वाला वैल्यू क्या होगा, निगेटिव ही रह जाएगा यहाँ पे, देखो माइनस और प्लस, और ये क्या रह जाएगा, निगेटिव ही। अब टी भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और ये निगेटिव भी आ रहा है, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज, सॉरी के इक्विलिब्रियम इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, है ना, निगेटिव का निगेटिव रिवर्स। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा टेम्परेचर बढ़ाने से, है ना। ठीक है, तो अगर इससे क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं दूसरे तरीके से भी समझाता हूँ, K2 K1 करके, उससे आपको ज़रूर क्लियर हो जाएगा। ओके, सबसे आसान तरीका लेकिन यही है। तो फिर देखते हैं हम लोग सेम जैसा रेट कांस्टेंट को देखा था वैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को देखते हैं, दो अलग अलग टेम्परेचर के लिए, फॉर टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2 मान लेते हैं। ऑब्वियसली हम लोग जनरली मान के क्या चलते हैं, T2 ग्रेटर देन T1 होगा, ठीक है। फॉर टू डिफरेंट टेम्परेचर अगर जो हम लोग लें, एक T1 लें तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, K1, और दूसरा क्या हो जाएगा, K2, है ना, T2 के लिए। तो K1 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, ठीक है, दोनों ही टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, KF और KB बढ़ेगा। तो मैं इसको जादू से यहाँ पे ले आता हूँ, बोथ KF एंड KB विल इंक्रीज बट इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ, यहाँ पे अब उल्टा हो जाएगा, KF इज मोर देन डेट ऑफ KB हो जाएगा, है ना। ओके, किसके लिए, लेकिन एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। क्लियर होगा आई थिंक ये। फिर से देखेंगे हम लोग KF और KB में चेंज कैसा होता है, और ये ध्यान रखना टेम्परेचर बढ़ाने से, है ना, तब कम करने से रिवर्स हो जाएगा, ये तो ऑब्वियस है, ये तो आप लोग को इतना मैथ्स आता ही होगा। ओके, K1 को ज़्यादा प्रॉपर अच्छा है, यहाँ पे अच्छे से क्या लिख देते हैं, K इक्विलिब्रियम 1, ओके, K2 क्या है, K इक्विलिब्रियम 2 है। तो बताओ K1 की वैल्यू क्या होगी, बोलो बोलो, A इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ डेल्टा एच अपॉन आर टी, है ना, अभी हमने जस्ट पढ़ा था फॉर्मूला, K2 इक्वल्स टू T1 लिख देते हैं ना, क्योंकि K1 है तो वैसा ही आर T2 हो जाएगा। ओके, तो अगर जो लॉग लगा दें तो ln K1 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, ln ए नहीं होगा, है ना, ln होगा, ln A माइनस ऑफ डेल एच अपॉन आर टी, ln K2 क्या बन जाएगा, ln A माइनस ऑफ T1 वहाँ पे लिखो, और डेल्टा एच आर T2 हो जाएगा। ओके, इसको 1 और इसको 2 मान लो, तो सेम वैसा ही जहाँ पे 2 माइनस 1 किया था वैसा यहाँ पे कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, ln K2 माइनस ऑफ ln K1 इक्वल्स टू क्या होगा, डेल्टा एच, और दूसरा आर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, है ना। तो डेल्टा एच अपॉन क्या लिखेंगे, आर, और 1/T1 माइनस ऑफ 1/T2 होगा, है ना, क्योंकि माइनस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, T1 वाला प्लस हो जाएगा और T2 माइनस में रहेगा। तो ln K2/K1 प्रॉपर्टी यूज कर लिया हमने लॉग का, डेल्टा एच अपॉन आर हो गया 1/T1 माइनस ऑफ 1/T2। तो याद होगा मैंने रेट कांस्टेंट के टाइम पे भी बताया था, दोनों का फॉर्मूला सेम आता है, बस वहाँ पे EA है और यहाँ पे डेल्टा एच यानी इंथैल्पी है, एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन है। ओके, तो log K2 अपॉन K1 लिखोगे तो क्या आ जाएगा, अब तो आसान है, आप लोगों को पता होगा ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, 2.303 आएगा, और R, ठीक है, 1/T1 माइनस 1/T2। ओके, तो देखो अगर जो लास्ट याद हो हमने रेट कांस्टेंट के अलग अलग एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए पढ़ा था, ये जो पॉइंट है इसको याद रखना अच्छे से, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछने के बहुत ज़्यादा चांस है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वेरिएशन कैसे है, अगर आपने हो सकता है पढ़ा होगा, कहाँ पे, हाँ, थर्मोडाइनमिक्स में। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, इंथैल्पी का जो साइन आने वाला है वो निगेटिव, और जनरली जैसा मैंने पहले बोला था T2 ग्रेटर देन T1 लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारा ln K2 अपॉन K1 डेल्टा एच अपॉन आर, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, निगेटिव, है ना, साइन की बात कर रहे हैं हम लोग, और 1/T1 माइनस ऑफ T2, तो ये पॉजिटिव आएगा, ये तो पता ही होगा जब T2 ग्रेटर देन T1 हो, है ना, रिवर्स में होता है। तो ln K2 अपॉन K1 क्या आएगा, देखो निगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या बनेगा, निगेटिव, यानी अब ये वैल्यू कब होगी निगेटिव, जब K2 अपॉन K1 क्या हो,
लेस देन 1 हो तभी पॉसिबल है ना, क्योंकि ln 1 का वैल्यू 0 होता है और 1 से नीचे निगेटिव होता है और 1 से ग्रेटर पॉजिटिव होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, K2 लेस देन K1, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 इज लेस देन K1। इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। और अगर जो लिखो इसको अच्छे से तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, है ना। इसका मतलब क्या है, रिएक्शन विल शिफ्ट बैकवर्ड डायरेक्शन, है ना, बैकवर्ड साइड शिफ्ट होगा। याद हो अगर जो आपने पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम चैप्टर में, के की वैल्यू सिर्फ तभी चेंज होती है, इक्विलिब्रियम की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू, जब टेम्परेचर चेंज हो, सिर्फ उसी पे डिपेंड करता है ना। दूसरा अगर एक और चेंज आपने अगर जो ध्यान दिया हो, तो जब स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज करते हो तो चेंज होती है। ओके, तो इस वो को ध्यान रखना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू घट रही है। ठीक है, क्लियर होगा आई थिंक ये। देखो लेक्चर थोड़ा फास्ट हो रहा है क्योंकि ये रिवीजन टाइप से है ना, इसको मैं दोबारा पढ़ाने वाला हूँ अप्रैल से नए सेशन में। ठीक है, तो अब के इक्विलिब्रियम घटने का क्या मतलब है, इसके क्या समझेंगे हम लोग। के इक्विलिब्रियम डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो हमने क्या पढ़ा कि के इक्विलिब्रियम क्या होता है, के एफ अपॉन के बी होता है। इसका क्या मतलब है, देखो कि के बी क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा और के एफ घट रहा होगा, तभी डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर की वैल्यू या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। क्या ऐसा है, नहीं। अगर आप ये सोच रहे हो तो बिल्कुल ही ये रेड पेन से क्रॉस कर लो, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा बढ़ती है। तो के एफ और के बी क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट, और के बी क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट। तो हमेशा ही क्या होगा, ये बढ़ेगा। रेट कांस्टेंट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्लियर है ये, याद रखना इस पॉइंट को हमेशा, रेट कांस्टेंट हमेशा बढ़ेगा। पर यहाँ पे क्या हुआ भाई, क्यों ऐसा हुआ बताओ। हाँ, क्या हुआ कि यहाँ पे दोनों वैल्यू बढ़ेगी, ये तो श्योर एंड सर्टेन है। बोथ के एफ एंड के बी विल इंक्रीज, बट लेकिन किंतु परंतु, ये सच है बंधु, दोनों बढ़ता है, पर होता क्या है, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ के बी, ठीक है, इज मोर देन दैट ऑफ के एफ। ठीक है, ऑफ के बी इज मोर देन दैट ऑफ के एफ। हम इस चीज़ को भी देखने वाले हैं अभी, के बी और के एफ में क्यों ज़्यादा या कम टेम्परेचर होने वाला है, इसको भी हम क्लियर करेंगे। ठीक है, अगर आपको डाउट आ रहा है तो। ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमेशा ध्यान रखना इस बात को। ओके, तो अब हम इसको देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, हम लोग देखेंगे आगे चल के। ठीक है, के एफ और के बी की वैल्यू, के बी की वैल्यू क्यों ज़्यादा बढ़ी और के एफ की वैल्यू क्यों कम बढ़ी, इसको भी देखेंगे। थोड़ा सा बस पेशेंस रखो। ओके, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव, और T2 ग्रेटर देन T1 हमेशा से मानते आ रहे हैं। ठीक है, तो अगेन अब पूरा नहीं लिख रहा हूँ, वहाँ पुराना वाला ln K2 अपॉन K1 क्या हो जाएगा, डेल्टा एच अपॉन आर, और 1/T1 माइनस ऑफ 1 अपॉन T2, ये तो फॉर्मूला है। डेल्टा एच पॉजिटिव है और ये भी क्या होगी, पॉजिटिव, टेम्परेचर बढ़ाने से। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू क्या आएगी, जस्ट अभी थोड़ा देर पहले बताया, जब क्या हो, K2 अपॉन K1 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, है ना, क्योंकि 1 पे क्या होती है, 0। क्लियर है, तो फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए है, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि K2 क्या है, T2 पे है। ओके, टेम्परेचर के इक्विलिब्रियम इंक्रीजेज, इक्विलिब्रियम। ओके, तो अब अगर जो हम लोग देखें यहाँ पे के इक्विलिब्रियम, अगेन के एफ अपॉन क्या होता है, के बी, फिर से क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने से दोनों ही बढ़ेगा, हमने जो सेम पढ़ा था वही। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट में लिख रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना। फॉर अ रिएक्शन हायर इज द एक्टिवेशन एनर्जी
एनर्जी, ये चीज़ को लिखते हैं ना, मोर विल इंक्रीज, ऐसा लिख देते हैं, इंक्रीज इन रेट कांस्टेंट, इंक्रीज इन रेट कांस्टेंट विथ टेम्परेचर। ओके, तो अब देखो इसको हम लोग समझते हैं अच्छे से थोड़ा। जैसे मान लेते हैं कोई एग्जाम्पल के थ्रू, ई ए इक्वल्स टू सपोज क्या है 100 किलो जूल है। ओके, और ई टू इक्वल्स टू सपोज 50 किलो जूल है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, लॉग या टेम्परेचर पहले लेते हैं, टेम्परेचर 300 केल्विन एक ले लेते हैं और दूसरे के लिए एक ले लेते हैं क्या, टेम्परेचर 500 केल्विन। दोनों के लिए टेम्परेचर सेम रखेंगे, है ना, तभी तो हम लोग कंपेयर कर पाएंगे। ध्यान से समझना इसको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक और पॉइंट है जिसको मैं अभी नहीं बताऊँगा। ठीक है, जब हम लोग पढ़ रहे होंगे एक्टिवेशन एनर्जी से जस्ट पहले बताऊँगा। तो ln K2 अपॉन K1, तो ये क्या हो जाएगा, ई ए अपॉन आर, है ना, 1/300 माइनस ऑफ 1/500। ये तो हमने पढ़ा था फार्मूला ऑलरेडी, है ना, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेट कांस्टेंट। तो ln K2 अपॉन K1 क्या हो जाएगा, 100 अपॉन आर, ये की वैल्यू रख दी बस, और 1/300 इससे माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2/300 इंटू 500 हो जाएगा, है ना, ये 200 बचेगा, 500 माइनस करोगे तो ये सब चीज़ें मैथ्स वाली छोटी छोटी चीज़ें आती होंगी आपको। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ln K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू, मान लेते हैं ये जो टोटल वैल्यू है 10 आ रही है। ठीक है, ln को हटा लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, लॉग लिख लेते हैं, सपोज लॉग K2 अपॉन K1 क्या आ रहा है, 10, है ना, सब कुछ डिवाइड मल्टीप्लाई करके। तो K2 क्या हो जाएगा, 10⁻10 K1। ओके, तो अभी देखो दूसरा वाला टर्म लिख रहा हूँ, एक साथ बतलाऊंगा। तो K2 अपॉन K1 यहाँ से लिख लेते हैं एक्टिवेशन एनर्जी R 1/300 माइनस ऑफ 1/500, सेम आएगा दोनों जगह पे, एक ही चीज़ें हैं। ओके, तो अब ध्यान से देखो ln K2 अपॉन K1 क्या लिख सकते हैं हम लोग, 500 अपॉन R, 2/300 इंटू 5, सेम ही चीज़ें वहाँ से आएगी। तो यहाँ से log K2 अपॉन K1 क्या बन जाएगा, से मान लेते हैं log K2 अपॉन K1 की वैल्यू सपोज अप्रॉक्सीमेटली 5 आएगी। तो log नहीं, अब सीधा लिखते हैं K2 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 10⁻5 K1, एंटी लॉग लेने से बनता है ना ऐसा। तो ये वैल्यू कुछ ज़्यादा ही आ रही है, थोड़ा कम कर लेते हैं, यहाँ पे 4 मान लेते हैं, वैल्यू बस मान रहे हैं। ठीक है, वैसा कुछ है नहीं, बस ये को ज़्यादा और कम रखना है। तो यहाँ पे 10⁻4 और 10⁻2 बन गया। ठीक है, तो K2 को बोल सकते हैं क्या, ये है 10,000 टाइम्स K1, और दूसरा वाला जो K2 है वो 100 K1 है। ओके, बिल्कुल ध्यान से सुनो, ओके, एकदम ध्यान से। यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है जहाँ पे E 100 किलो जूल है, वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फिर रेट कांस्टेंट जो है वो 10,000 गुना बढ़ गया है K1, है ना, 10,000 टाइम्स ऑफ K1। वहीं जो सेकेंड वाले में देखें, सेम टेम्परेचर रेज करने पे सिर्फ और सिर्फ 100 टाइम्स बढ़ा है ना, इनिशियल के, यानी K1 से 100 गुना। इसका क्या मतलब है, चेंज है, जितना ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगा उतना ही ज़्यादा चेंज होने वाला है। ठीक है, ये मतलब है इसका। ओके, क्लियर होगा आई थिंक ये, जितना ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी उतना ही ज़्यादा चेंज इन रेट कांस्टेंट। ओके, तो अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, जो मैंने आपको बताया था KF और KB कौन ज़्यादा कम कब बढ़ेगा वो बताऊँगा, तो उसका टाइम आ गया है। ठीक है, तो सपोज मैंने ये क्या बनाया, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस का ग्राफ। इसको आप लिख भी सकते हो, आप लिख लेना खुद से, अगर जो मैं नहीं लिखा हूँ तो अभी या लिख देता हूँ। यहाँ देखो ये क्या है, प्रोडक्ट है, और ये क्या है, आर है। ठीक है, दोनों लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, हाँ, ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी, और ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स वाला टॉप पॉइंट है वहाँ से प्रोडक्ट के लिए क्या हो जाएगा, ये बैकवर्ड के लिए एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, तो देखो के एफ इक्वल्स टू हमने क्या पढ़ा, ए एफ बोल सकते हैं e⁻⁻ माइनस ई एफ अपॉन आर टी, है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी। और के बी इक्वल्स टू क्या पढ़ा, ए बी इंटू e⁻⁻ माइनस ए बी बाई आर टी। तो कोई ये बता सकता है कि ये कौन सा रिएक्शन होगा, क्योंकि ये बताओ पढ़ा है हमने ऑलरेडी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों, क्योंकि ई एफ क्या है, लेस देन ई ए बी, और हमने क्या पढ़ा था, ई एफ माइनस ऑफ ई ए बी क्या होता है, डेल्टा एच। तो ई एफ छोटा है तो क्या हो जाएगा, निगेटिव वैल्यू आएगी, है ना, ई ए बी बड़ा हो गया तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। अब देखो ई एफ की वैल्यू क्योंकि क्या हो गई, कम,
सो द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ केएफ नहीं क्या केबी है ना, क्योंकि ईएबी की वैल्यू ज़्यादा है। अभी जस्ट हमने इस चीज़ को प्रूफ किया, विल बी मोर है ना। सो द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ केबी विल बी मोर देन केएफ। ऐसा क्यों हो रहा है, केएफ से ज़्यादा क्यों? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, बैकवर्ड की ज़्यादा है, एंड हेंस के इक्विलिब्रियम डिक्रीजेज, क्योंकि केएफ अपॉन क्या होता है केबी। केबी की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ी, उसको बड़े एरो से दिखा रहे हैं, और केएफ क्या हुआ कम बढ़ा, छोटे एरो से दिखा रहे हैं। ओके, समझ में आया पिछला वाला पॉइंट? जितना ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगा उतना ही ज़्यादा रेट कांस्टेंट में चेंज आएगा, अगर जो हम लोग क्या करें टेम्परेचर को सेम टेम्परेचर बढ़ाएं। क्लियर है? सिमिलरली अगर जो हम लोग देखें, अब ऑब्वियस है समझ में आ गया हो किसके लिए, एक्सोथर्मिक के लिए, तो ग्राफ क्या होगा, ये प्रोडक्ट वाला जो एनर्जी होगा वो क्या होगा कम, और रिएक्टेंट वाला एनर्जी क्या होगा ज़्यादा। तो ये उल्टा लिख दिया मैंने, इसको सीधा कर लो, आर और पी ऊपर। ओके, क्लियर है ये? तो अब देखो ये लाइन ड्रॉ करें रिएक्टेंट की एनर्जी की, और ये टॉप वाला एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की। तो यहाँ से जो ई ए होगा है ना, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए होगा रिएक्टेंट से, और ये वाला क्या होगा बैकवर्ड के लिए प्रोडक्ट से। तो ऑब्वियस यहाँ पे दिख रहा होगा ई एफ यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई ज़्यादा हो गई। अच्छा यहाँ पे नहीं लिखा है मैंने, तो एनर्जी यहाँ पे लिख दो, और यहाँ पे भी एनर्जी, यहाँ पे रिएक्शन प्रोग्रेस लिख लो, लिख ही देते हैं, और दूसरे साइड भी रिएक्शन प्रोग्रेस होगा उसको लिख लेना आप लोग। ओके, तो ध्यान से सुनो, अब के एफ इक्वल्स टू, फिर फॉर्मूला वही लिखेंगे ई टू द पावर एफ, ई टू द पावर एफ इंटू ई टू द पावर ऑफ ई माइनस ई एफ अपॉन आर टी, और के भी वही सेम, बस वहाँ पे बी आ जाएगा है ना, बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा था है ना, ई एफ यहाँ पे क्या होगा जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा, जैसे यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन का ज़्यादा है, यानी कि उसका रेट कांस्टेंट में जो चेंज आएगा वो ज़्यादा आएगा। क्या चेंज, ध्यान से लिखना समझना इसको, ठीक है। सो द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ के एफ विल बी मोर, ठीक है, मोर देन द के एफ के बी। ओके, के बी वैल्यू, और के बी अगर जो क्या हो गया कम, तो हम लोग क्या बोलेंगे के इक्विलिब्रियम बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने से। ओके, यानी के एफ की वैल्यू क्या होगी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, और के बी की वैल्यू कम बढ़ेगी, इसीलिए क्या हो रहा है के इक्विलिब्रियम बढ़ रहा है। आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। ओके, आई थिंक कुछ नया सीखने को मिला होगा, तो इसको अच्छे से याद रखना। ओके, थैंक यू।